Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCIL के लिए जो आपका जनरल साइंस का सेक्शन है। ये आपका टोटल 24 मार्क्स का यानी कि 24 क्वेश्चंस इसमें से आपके पूछे जाने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज और वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज आपका सब्जेक्ट है ये। इसमें मैं अभी तक आपको 7 क्लासेस दे चुका हूँ और 7 मैंने सेट आपको कराए हुए हैं, ठीक है ना, जो कि आपके जेई वगैरह के एग्जाम में आए थे, RRB जेई वगैरह में। तो वो 7 सेट करा रखे हैं, ये आपकी 7 क्लासेस हो गई। तो ये टोटल मिला के मैं आपको अभी तक 14 क्लासेस दे चुका हूँ, ठीक है ना। 14 क्लासेस आपकी थ्योरी प्लस क्वेश्चंस की पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ये मैं आपको करवा चुका हूँ। आज आपकी ये 8th क्लास होने वाली है और वैसे आपका ये 7 सेट अलग से है, ठीक है। तो ये सब अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो जाकर के कंप्लीट कर लो। और मैंने आपको यहाँ पे 19 क्लासेस दे रखी हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL की। तो वो वाला सब्जेक्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। उसमें करंट अफेयर वाला जो सेक्शन हो गया, जोन्स वाली कुछ वीडियोस हो गई, किसान रेल वगैरह है, तो वो मैं अभी आपको कराऊंगा उसकी, और आपको क्लासेस मिलेंगी अभी, यानी कि वो उसमें और आपकी क्लासेस एड ऑन होगी, डोंट वरी। कस्टमर रिलेशंस की मैं आपको अभी तक 10 क्लासेस करा चुका हूँ, तो आई होप आपने वो भी कर ली होंगी। और जीके की आपकी यहाँ पे अराउंड 10 to 11 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आपने वो भी कर ली होंगी, है ना। यानी कि बहुत सारा कंटेंट आपको मिल चुका है और अब टेस्ट वगैरह के लिए आप रेडी रहो। मैं कभी भी टेस्ट ले सकता हूँ, ठीक है ना। और कल हमने यानी कि इससे पिछली क्लास में हमने डिजीज वगैरह जो है सारे के सारे फिनिश कर लिए हैं। और डिजीज की मैंने पूरी थ्योरी करवा दी है, सब कुछ करवा दिया है। एक दो बच्चों का कमेंट देखा, बोल रहे हैं याद नहीं हो रहा। तो याद करने का एक ही तरीका है, उसे आप लिख लिख क्या आपने उसे 5 से 6 बार लिखा अपने हाथ से? अगर नहीं लिखा है तो डियर याद भी नहीं होने वाला, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी हर चीज के लिए, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होना। क्या बोलते हैं हम लोग, देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू द मेहनत, ठीक है ना। मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता, याद रखोगे हमेशा ये चीज। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो ये वाला प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे थे, और देखो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच गए। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सबकी मैंने पूरी की पूरी थ्योरी करवा रखी है, उस टॉपिक से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। और ये पेपर कंप्लीट करने के बाद में जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं मैं आपको वो भी करवाऊंगा, थ्योरी भी करवाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो बहुत सारी चीजें कंप्लीट करके जाएंगे जनरल साइंस में। जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा करके जाना है कि 100 प्लस स्कोर आना ही चाहिए कैसे भी। इसलिए मैं आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज में भी एडिशन कराऊंगा कुछ क्लासेस का, जो करंट अफेयर वाला सेक्शन हो गया। करंट अफेयर आपका चाहे 2019 का हो, 20 का हो, 21 का हो, पूरा एड ऑन कराऊंगा उसमें, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जहां जहां से आप मॉक लगा रहे हो, जो लगाना है लगाओ, फैल जाओ हर जगह। और जितने भी डाउट्स वगैरह आए वो सारे के सारे डाउट आप टेलीग्राम पे पोस्ट करो, PDF बना के उसके ऊपर डाउट लिख देना। वो क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी जो कोई चीज बची होगी वो भी मैं करवा दूंगा। अच्छा देखो, और हर एक मॉक में देखो एक दो क्वेश्चन तो फर्जी होते ही हैं, तो उन क्वेश्चंस पे हमें नहीं जाना जो एग्जाम में आ ही नहीं सकते, बिल्कुल अटके हैं। बाकी मैं आपको सारी की सारी चीजें तो करवा ही दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए अब देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर बायोस्फेयर। यानी कि हमारे बायोस्फेयर का जो बायोटिक कंपोनेंट है वो कौन सा है? सनलाइट है, एयर है, माइक्रोब्स है, या फिर सॉइल है? अगर आपको क्वेश्चन की हवा नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, समझते हैं समझेंगे एक एक वर्ड को। यहाँ पे हम ये भी देखेंगे बायोस्फीयर क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट क्या होती हैं, और ए बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या होती हैं, ठीक है ना। तो बस शुरू हो जाते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं यहीं से कि भाई एक बायोस्फीयर क्या होता है, ठीक है। ये देख रहे हो यहाँ पे कितना प्यारा सा फिगर बना हुआ है। तो फिगर पे आते हैं, पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें समझाता हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूँ बायोस्फीयर, तो अगर आपसे कभी भी बोला जाए कि बायोस्फीयर क्या होता है, ठीक है ना, बायोस्फीयर पूछ ले, इसको ना इकोस्फीयर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इकोस्फीयर। और अगर आपसे इकोस्फीयर नहीं तो इसको इकोसिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। तीनों एक ही चीज है, इकोसिस्टम बोल दो, इकोस्फीयर बोल दो, या फिर बायोस्फीयर बोल दो। तो अब देखो इसका मतलब क्या होता है। तो इन सभी टर्म्स का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम, यानी कि एक कोई भी ऐसा सिस्टम जहां पर आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिविंग है नॉन लिविंग है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कोई आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होगा या फिर नॉन लिविंग भी होगा, यहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर भी होता है, विंड भी होती है, एयर होता है, एनिमल्स होते हैं, सनलाइट होता है। तो इन सभी का सभी जो एक पूरा सिस्टम बनता है उसको क्या बोला जाता है? आपका एक इकोसिस्टम बोला जाता है, या फिर आपका बायोस्फीयर बोला जाता है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और समझो, यहाँ पे बायोस्फीयर का जो टर्म है, ये जो आपका पर्टिकुलर नाम है बायोस्फीयर, ये कहाँ से आया? तो बायोस्फीयर ये जो नाम है ये दिया गया था 1875 में। एक जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम क्या था? ध्यान देना, इनका नाम था एडवर्ड, एडवर्ड, ठीक है ना। क्या नाम था? एडवर्ड स्वेज,
एडवर्ड स्वेज जो है इनका नाम था, इन्होंने बायोस्फीयर नाम दिया था और फिर आगे चल कर के इकोसिस्टम इसको नाम दिया गया किसके द्वारा, ईयर 1935 में, ठीक है। 1935 में आर्थर टेंसली नाम के यहाँ पर क्या थे, एक जियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इसको नाम दिया था क्या, इकोसिस्टम का। अब देखो समझाता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं फिगर ये इसलिए लेके आया हूँ, ये एक इकोसिस्टम है, ठीक है ना, देख पा रहे हो यहाँ पे इस इकोसिस्टम में क्या क्या है। एक ट्री लगा हुआ है, यानी कि एक प्रोड्यूसर है जो कि आपका खाना बना रहा है। वाटर है, वाटर से ये जो है आपका प्रोड्यूसर यहाँ पे खाना वगैरह, पानी खाना वगैरह ले रहा है सॉइल से। सॉइल में सॉइल डिकम्पोजर पड़े हुए हैं, और यहाँ पे ये देखो सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है ना, एक फूड चेन सी बन रही है यहाँ पे। फूड, यहाँ पे जो भी फ्रूट गिरा तो इस यहाँ पे गिलहरी ने खाया, ये जो आप स्क्वायरल देख रहे हो इसको यहाँ पे इस फॉक्स ने खा लिया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गई। फिर यहाँ पे ये जो है आपका लेटर से कोई, अगर यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है तो वह इस फॉक्स को खा लेगा। तो ये आपका पूरा का पूरा एक सिस्टम बनता है। सनलाइट जो है यहाँ से आ रही है, ये अपना खाना बना रहा है, CO2 मिल रही है, ऑक्सीजन निकाल रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे एक सिस्टम बन रहा है ना, कोई भी सिस्टम आपका हो सकता है जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग जो एंटिटीज होती हैं मिलकर के काम कर रही हो, उसको बोल दिया जाता है ये एक इकोसिस्टम है, ठीक है ना। यानी कि जितनी भी आपकी फिजिकल कंडीशंस हैं, ठीक है ना, फिजिकल कंडीशंस हैं, उनका यहाँ पर यूज करते हुए जितने भी ऑर्गेनिज्म इस यहाँ पे इस पूरे के पूरे सिस्टम में प्रेजेंट हैं अपना काम कर रहे हो, ठीक है। और एक साइकिल चलती जा रही है, देखो बारिश हुई, पानी गया, फिर पानी प्रेसिपिटेट हो गया, फिर पानी यहाँ पे आपका क्या करेगा, देखो वेपर बन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक इकोसिस्टम प्रोड्यूस होता है। समझ पा रहे हो क्या। और इकोसिस्टम जरूरी नहीं है कि उसमें प्लांट ही होगा या नहीं होगा। इकोसिस्टम एक डेजर्ट का अलग होता है, यानी कि एक रेगिस्तान का अलग होता है। एक आपका, अगर मैं ओशियन की बात करूं तो ओशियन का अलग होता है, उसमें फिशेस वगैरह आ जाएंगी, छोटी फिशेस को बड़ी फिशेस खाएंगी। छोटी फिशेस यहाँ पे जो है आपके प्लांट वगैरह होते हैं जो यहाँ पे ओशियंस के अंदर जो आपके एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनसे खाना लेंगी, है ना। तो इस तरीके से हर जगह का अलग अलग जो है अपना इकोसिस्टम बन रहा होता है। अरे बात समझ में आई क्या, फटाफट से बोलो हाँ। तो अब हमें यहाँ पर पढ़ना है इकोसिस्टम, ये जो होता है बेसिकली आपका दो टाइप का होता है। इकोसिस्टम में जो है दो टाइप के फैक्टर यहाँ पे कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, क्या बोला जाता है एक को, बायोटिक कंपोनेंट बोला जाता है, ठीक है। और एक को बोला जाता है ए बायोटिक कंपोनेंट। हिंदी में देखो क्या बोलते हैं बता देता हूं। हिंदी में बायोटिक को बोलते हैं जैविक, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, जैविक बोलते हैं। और ए बायोटिक को अजैविक बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो जैविक कंपोनेंट है और अजैविक कंपोनेंट है उनको हम देखने वाले हैं, समझते हैं कौन कौन से बायोटिक होते हैं, कौन से एबायोटिक। क्योंकि आपका क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है इन्होंने, आपसे बायोटिक कंपोनेंट पूछ लिया तो जरूरी थोड़ी ना अगली बार यही आएगा। अब आपको सब कुछ पता होना चाहिए एक इकोसिस्टम के बारे में। अरे बोलो हाँ, यहाँ तक बात क्लियर है क्या, फटाफट से हाँ बोलते जाना है। तो बायोटिक की अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं, बायोटिक क्या होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, जो डिपेंडेंट किस पर होते हैं, ध्यान देना। लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर लिविंग थिंग्स होती हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है ना। क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। किसका इन्फ्लुएंस होगा यहाँ पे, जो भी आपका इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल कंडीशंस, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, फिजिकल कंडीशंस, या फिर आप यहाँ पर एनवायरनमेंट बोल दो, ठीक है। एनवायरनमेंट में देखो क्या क्या आ जाता है, ये सनलाइट हो गया आपका, यहाँ पे रेन हो रही है, पानी हो गया, सॉइल हो गई, तो ये सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बेसिकली CO2 है, O2 है, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाते हैं, यहाँ पर आपके फिजिकल कंडीशंस हो जाती हैं। और ये जो फिजिकल कंडीशंस हैं या फिर आपकी जो केमिकल एलिमेंट है, फिजिकल एलिमेंट हैं, ये सभी बोले जाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। यहाँ पर एक बार कलर चेंज करता हूँ, देखो जो भी आपके फिजिकल या फिर केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, केमिकल एलिमेंट्स होते हैं सिस्टम में, उनको बोल दिया जाता है क्या, तो एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आपका यहाँ पर क्या क्या है, सनलाइट है, आपने देखा अभी ऊपर वाले फिगर में क्या क्या दिया गया है, सनलाइट वगैरह। एक बार ना आपको दिखाता हूँ, मैं फिगर के साथ दिखाता हूँ। देखो बायोटिक फैक्टर क्या होता है, आपका लिविंग पार्ट होता है किसी भी एनवायरनमेंट का, यही मैंने आपको बताया, लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह हो गए। तो आप जैसे इस वाले एक इकोसिस्टम को देखो, इस इकोसिस्टम में आपको क्या दिख रहा है, ये देखो दो प्यारी प्यारी सी डक हैं, यहाँ पे आपकी दो फिशेस हैं, और बाकी यहाँ पे ये प्लांट्स वगैरह हैं। फिर यहाँ पे देखो और आपका सनलाइट आ रही है, टेम्परेचर है, सॉइल है, कंपोजिशन है, वाटर का पीएच है। तो मैंने देखो क्या बोला यहाँ पर, फिजिकल और केमिकल दोनों जो एलिमेंट्स होते हैं, तो जो आपका टेम्परेचर है वो कैसा एलिमेंट है, फिजिकल एलिमेंट होता है टेम्परेचर। और जो पीएच है वाटर का वो कैसा है, केमिकल एलिमेंट होता है। बात समझ में आ रही है ना।
तो देखो यहाँ पे अब क्या बोला है, बायोटिक कंपोनेंट क्या है, लिविंग पार्ट, जैसे कि आपका ये डक हो गई, फिश हो गई, प्लांट हो गया, ये बैक्टीरिया है, देखो बैक्टीरिया भी आपका यहाँ पे बायोटिक फैक्टर में आता है, तो ये ध्यान में रखना, बैक्टीरिया हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, तो ये सभी के सभी बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। क्लियर है। अब देखो एबायोटिक में क्या है, सनलाइट हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गई, कंपोजिशन हो गया, वाटर का पीएच हो गया, तो ये सभी आपके एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। अरे बोलो हाँ क्लियर है क्या। तो मैं आपको यही बता रहा था कि यहाँ पर क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि इन्फ्लुएंस में आते हैं इन सभी कंडीशन के, उनको तो हम बोल देते हैं बायोटिक कंपोनेंट। और जो भी आपके जो यहाँ पे बेसिकली लाइफ सपोर्टर बन रहे हैं, यानी कि इनकी लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं जो एलिमेंट्स, उनको बोल दिया जाता है एबायोटिक कंपोनेंट। अरे बोलो हाँ, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है क्या, बताइए फटाफट से। तो ये चीज ध्यान में रखना, अगर मैं आपसे बोलूं पानी कितना गहरा है, तो वो जो वाटर की डेप्थ है ना, अगर मैंने कह दिया डेप्थ ऑफ वाटर, तो वो जो डेप्थ ऑफ वाटर है ना, वो भी आपकी एबायोटिक कंपोनेंट होगी, क्योंकि डेप्थ क्या हो जाएगा, फिजिकल एलिमेंट हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है ना, क्लियर हो रहा है सब कुछ। चलिए, और अगर मैंने कहा अच्छा ये बताओ इस सिस्टम में आप मुझे ये बताओ, ये जो O2 है, CO2 है, ये क्या होगा, तो ये भी आपका एबायोटिक फैक्टर होगा। अब आपको क्लियर हो गया क्या, हमेशा ध्यान में रहेगा बायोटिक एबायोटिक क्या क्या होता है, सबके मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिए हैं। तो यहाँ पर आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, बायोटिक कंपोनेंट कौन सा है, सनलाइट होगा क्या, नहीं होगा, एयर होगा, नहीं होगा, माइक्रोब्स होंगे क्या, तो माइक्रोब्स यहाँ पर आपके मैंने बताया जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या होते हैं आपके ए बायोटिक सॉरी बायोटिक होते हैं ये आपके, ठीक है, क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। तो हाँ भाई, आपका माइक्रोब्स जो है ये बायोटिक होगा, सॉइल तो एबायोटिक है। यहाँ पर देखो ये एग्जांपल मैंने आपको जो फिगर दिखाया उसमें ही दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, कि सॉइल जो होती है आपकी एबायोटिक होती है। अरे बोलो हाँ क्लियर हो गया सब कुछ। देखो इसलिए मैं फिगर वगैरह इसमें आपको लेके आया, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जहाँ पे दिखाने से ज्यादा माइंड में बैठती हैं, तो वहां पर मैं आपको फिगर वगैरह भी दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर, अरे ये आपका मैंने जो डिजीज कराए थे उसमें ना कुछ आपके डिस्कवरीज हैं, जो कि कुछ कुछ साइंटिस्ट के आपको नाम याद होने चाहिए, उनके एक बार नाम नोट डाउन कर लो, ठीक है ना, साइड में ये और नोट डाउन करो थोड़ा सा नाम वगैरह है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है ना, क्या है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम सबको याद है ना, क्या होता है, चलो कमेंट करके बताओ प्लाज्मोडियम क्या होता है और इससे कौन सी बीमारी होती है। चलिए, तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है यहाँ पर इसको डिस्कवर किसने किया था, तो चार्ल्स लेवेरॉन ने किया था, ठीक है ना, किसने किया था, चार्ल्स लेवेरॉन ने किया था। कौन से ईयर में किया था, तो 1880 में किया था। अब ये हो गया, देखो यहाँ पे पैरासाइट डिस्कवर, फिर क्या होता है आपका ईयर 1897 में जो रोनाल्ड रोस हैं, ठीक है ना, कौन है भाई, रोनाल्ड रॉस, ये क्या बोलते हैं कि हाँ भाई ये जो मलेरिया है ना, वो इसी यहाँ पर प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो मलेरिया, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मलेरिया यहाँ पे मलेरिया के बारे में, कि और ये कि मलेरिया जो है कैरियर, मलेरिया में मलेरिया में जो है आपका मॉस्किटो कैरियर होता है, ये आपका बेसिकली पैरासाइट का, ये सब किसने बताया था, रोनाल्ड रॉस ने बताया था, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक ईयर और याद रखना, 1882 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट कोच, ठीक है, क्या नाम था, रॉबर्ट कोच। इन्होंने यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है आपका कॉलेरा और टीबी का, कॉलेरा एंड टीबी का जो बैक्टीरिया होता है उसको यहाँ पर इन्होंने डिस्कवर किया था। अरे बोलो फटाफट से, इतना तो याद रहेगा ना। अच्छा चलो, मुझे आप कमेंट करके ये बताओ कॉलेरा का बैक्टीरिया का नाम क्या होता है और टीबी के बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, दोनों के नाम बताओ। चलो ठीक है, सब कुछ मैंने करा रखा है, तो ये थोड़ी सी एक दो बातें और नोट डाउन कर लो। और कुछ बच्चे बोल रहे थे यहाँ पे कि सर कोविड-19 के बारे में करा दो। कोविड-19, कोविड-19 हो गया, व्हाइट फंगस हो गई, ब्लैक फंगस हो गई, तो देखो अभी तो आपका येलो फंगस भी आ गई है, तो येलो फंगस, व्हाइट फंगस जो भी है, यहाँ पे ब्लैक फंगस हो गई, इन सभी को यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। और एक्चुअली एक दो स्टेट ने इसको एपिडेमिक भी घोषित किया हुआ है, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको हम कवर कर लेंगे, लेकिन वो सेपरेट वीडियो में कराऊंगा क्योंकि करंट वाले डिजीज चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि जो एल्वियोली होती है ह्यूमन बीइंग्स में, वो पार्ट होती है सिस्टम का, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, या फिर एक्सक्रेशन के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो एल्वियोली है ये ह्यूमन बीइंग्स में होती कहाँ पर है ना। तो ये आपके प्रेजेंट होते हैं मेनली लंग्स में, ठीक है, जो हमारे लंग्स होते हैं ना उसमें एल्वियोली पाई जाती है। और एल्वियोली ना आपकी इस टाइप का थोड़ा सा अंगूर टाइप की शेप में होती है, अगर मैं आपसे बात करूं ऐसी शेप में, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है एल्वियोली का, इस तरीके से कई सारी होती हैं, और फिर इनके ये ना आपकी कैपिलरीज से कनेक्टेड होती हैं, किससे कनेक्टेड होती हैं, कैपिलरीज से कनेक्टेड होती हैं। अच्छा, कैपिलरीज को हिंदी में क्या बोला जाता है, रक्त
रक्त वाहिनी केशिका इसको बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? केशिका, यानी कि बेसिकली आपकी जो रक्त वाहिनी केशिका होती हैं, ठीक है ना, वो होती हैं ये। अच्छा, अब ये बेसिकली देखो यार, ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपका पूरा का पूरा एल्वेली का, वो पूरा तो उसके लिए हमें पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हमें ये पूरा देखना है तो फिर पूरा का पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम हमें यहाँ पे निपटाना पड़ेगा। तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम निपटाया जाए, तो मैं आपका कल की क्लास में, नेक्स्ट वाली क्लास में रेस्पिरेशन सिस्टम निपटा दूंगा पूरा, ठीक है। डोंट वरी, उसको हम पूरा कवर कर लेंगे, कैसे कैसे पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम ह्यूमन बॉडी में काम कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि अगली बार यहाँ से तो नहीं आने वाला कि एल्वेली सीधा पूछ लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल देखो यहाँ पे, अब ये लंग्स क्या है, कैपिलरीज करती क्या है बेसिकली यहाँ पे आपका ये जो एल्वेली है, तो जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन आ रही होती है ना, उसे यहाँ पर ये स्टोर करता है, और फिर ये जो आपकी कैपिलरीज कनेक्टेड है, इसके थ्रू क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। क्या होता है आपका? गैस एक्सचेंज होता है, यानी कि जो O2 है इसके अंदर, वो O2 तो आपकी ट्रांसफर हो जाएगी कहाँ से? कैपिलरीज के थ्रू आपकी जो वीन्स हैं उनमें चली जाएगी ऑक्सीजन, और जो CO2 यहाँ पर होती है वो CO2 इसमें भर जाती है, और वो CO2 फिर हम अपना क्या करते हैं, नोज के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये एल्वियोली क्या काम करती हैं? गैस एक्सचेंज का काम करती हैं, और यहाँ पर जो CO2 है उसको तो ये ले लेती हैं, ऑक्सीजन को वहां पर आपका कैपिलरीज के थ्रू वीन्स में प्रोवाइड करवा देती हैं। अरे बोलो हाँ, तो बेसिकली किसका काम कर रही है? ये रेस्पिरेशन सिस्टम का काम कर रही हैं। तो आपका किसमें ये पार्ट, किसका पार्ट होती है? रेस्पिरेशन सिस्टम का। अब मुझे एक बार कमेंट करके बताना, रेस्पिरेशन सिस्टम की पूरी थ्योरी निपटाई जाए क्या, विद फिगर वगैरह जो भी है, ठीक है। बाकी फिलहाल तो हम अपने 15th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें क्या पूछा हुआ है, द न्यूक्लियाई ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन, यानी कि पूछ रहा है कि किस एलिमेंट के न्यूक्लियस में जो है आपका न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे इन्होंने देखो क्या क्या दे रखा है, हाइड्रोजन, प्रोटियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये देखो बड़े होशियार निकले, इन्होंने साइड में प्रोटियम भी चिपका दिया, क्योंकि अगर यहाँ पर ये अकेला हाइड्रोजन देते ना, तो ये आपका कहीं ना कहीं से हम क्वेश्चन को यहाँ पे चैलेंज कर सकते थे। तो आपको पता होगा हाइड्रोजन एलिमेंट के ना 3 यहाँ पे आइसोटोप होते हैं मेन। कितने होते हैं भाई? 3 आइसोटोप होते हैं। एक होता है आपका प्रोटियम, कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रोटियम, एक होता है देखो ड्यूटेरियम, ठीक है ना, ये हो जाता है आपका ड्यूटेरियम, और आपका तीसरा हो जाता है ट्रीटियम। तो यहाँ पर इसके 3 आइसोटोप, आइसोटोप का मतलब तो समझते हो ना, कि जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा, एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है। बात समझ में आ रही है? जो आइसोटोप होता है इसका मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। क्लियर है? तो अब देखो इसमें होता क्या है, बेसिकली आपका जो प्रोटियम होता है, इसमें न्यूक्लियस होता नहीं है, बस अकेला एक यहाँ पे चुन्नू मुन्नू सा प्रोटॉन घूम रहा होता है। तो प्रोटियम, यानी कि प्रोटियम के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, ये आंसर तो अपना करेक्ट हो गया। लेकिन ध्यान रखना, अगर इस ऑप्शन में आपका नीचे ड्यूटेरियम, ट्रीटियम दिया होता ना, तो ड्यूटेरियम के पास ध्यान रखना एक न्यूट्रॉन होता है। ये है तो हाइड्रोजन का ही आइसोटोप, लेकिन इसके पास एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, जबकि जो ट्रीटियम है इसके पास में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर है? तो ये भी नोट डाउन कर लो अच्छे से। और इसके पास एक न्यूट्रॉन प्लस में एक प्रोटॉन होता है। अब प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी होगा। अच्छा, इसके पास में 2 न्यूट्रॉन होते हैं और आपका प्लस में एक प्रोटॉन होता है। क्लियर है? तो ये चीज आप यहाँ पर नोट डाउन कर लो फटाफट से। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं। अच्छा, कार्बन देखो, ये कार्बन आ गया। अब इस कार्बन को उठा के बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आपका C612 होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इसका एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? चलो, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 8 होता है, और इसका एटॉमिक वेट 16 होता है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो N होता है, और इसका एटॉमिक वेट जो होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक वेट आपका 14 होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सबको याद होगा, कितने छुटके बुटके से हैं ये तो, 6 7 8 है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आई होप ये सब तो याद हो गया होगा आपको। और एटॉमिक नंबर वाली जो क्लास है वो मैं जल्दी ही लगा दूंगा, डोंट वरी। एक बार ये क्वेश्चंस खत्म हो जाए, थ्योरी वाला पोर्शन जब कराऊंगा ना, तो उसमें आपका एटॉमिक नंबर जो है वो याद भी करवा दूंगा आपको 50 तक, ठीक है, एटॉमिक नंबर उनके एटॉमिक मास के साथ में। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद भी कर लेंगे इसको। चलिए खैर, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है हमको यहाँ पे, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। तो यहाँ पे पूछ लिया है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ध्यान देना कौन सी भाई, नई वाली। इससे पहले हुआ करती थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है, कौन सी होती थी,
मेंडलीव से पीरियोडिक टेबल हुआ करती थी। तो अब बोल रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी पे ये डिपेंड हो, जो अपनी नई वाली पीरियोडिक टेबल है वो डिपेंड है। तो बस ये तो सबको पता होगा यार, एटॉमिक नंबर के बेस पे यहाँ पे अपने जितने भी एलिमेंट हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो अरेंज किए गए हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें यार आप लोगों को क्लियर होंगी, आई होप कि ये सब पता होगा आपको। और अगर नहीं पता है ना तो एक काम करते हैं, पीरियोडिक टेबल को पूरा निपटाते हैं। यहाँ पे कहाँ चला गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ना आपकी, ये पूरी निपटाते हैं, ठीक है। और देखो इसको यहाँ पे जरा, जो मेंडलीव वाली पीरियोडिक टेबल थी ना उसमें आपका ये बेस थी एटॉमिक मास के ऊपर, ठीक है। अब ये भी यार देखो थ्योरी वाला पूरा हो गया, क्योंकि यहाँ पे ना हमें सारी प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल भी पढ़नी पड़ेगी। यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 24 क्वेश्चन आने हैं आपके, तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी हम थ्योरी में करेंगे अभी, पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। ये हम पूरी की पूरी कंप्लीट करेंगे, जो भी इसके ट्रेंड्स हैं, एटॉमिक साइज आपका कैसे नीचे आने पे क्या होता है, ऊपर जाने पे क्या होता है, ये सारा का सारा आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा। और ये पीरियोडिक टेबल वाली क्लास तो हम कल करेंगे ही, और फिर मैं आपका ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये भी पूरा करवा दूंगा, ठीक है। तो कल से हम जो है ये थ्योरी वाली क्लास शुरू करते हैं। मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ा सा क्वेश्चन फिनिश करवा दूँ, ठीक है। थ्योरी में आपका ये करवाऊंगा, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। पीरियोडिक टेबल भी कराऊंगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कराऊंगा। ये रेस्पिरेटरी टेबल क्यों हो गया भाई, सिस्टम होगा, ठीक है। चलो खैर, अगला क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड। तो अमोनिया को जो नाइट्रेट में हम कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। देखिए भाई ध्यान से, अपने पास में यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, अमोनिफिकेशन है, डीनाइट्रिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन है। तो एक बार हम इन सभी टर्म का यहाँ पे मतलब देखते हैं, समझते हैं, और फिर हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सी प्रोसेस को क्या बोला जाता है ना।